हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी विद अनुरानी। और आज का हमारा जो टॉपिक है रैपिड रिवीजन फॉर प्रीलिम्स, उसमें हम एग्जीक्यूटिव को करने वाले हैं। नाउ देखो, अगर आप अपनी किताब उठाओगे ना, खास करके पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत खोलोगे, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के अंदर इसको अलग अलग पार्ट्स में करके डिवाइड किया है। यानी कि आपके जो पहले हैं वो पहले आपको प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देन सीधा कैबिनेट कमिटीज़ के बाद में पार्लियामेंट पे ले आएंगे। मैं अभी क्या करने वाली हूँ ना कि एग्जीक्यूटिव को अलग से पढ़ा रही हूँ, सो दैट एक तो आपकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी हो, उसकी एक ही बार में आपने प्रेसिडेंट भी पढ़ लिया, उसी टाइम पे आपने गवर्नर भी पढ़ लिया, उसी टाइम पे आपने प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ा, तो आपने सीएम भी पढ़ा ना। ये चीज़ क्या करेगी, एक तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा जो आपकी मेमोरी है उसको शार्प करेगी, याद रखने में चीज़ें, क्योंकि हम कनेक्ट कर पाएंगे ना, तो आसान रहेगा। दूसरा, मैं सोच रहा हूँ कि लेजिस्लेचर जो है उसको आपको फिर से एक साथ करके दिखाऊं, जिसमें हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पढ़ेंगे। तो अगेन हमें जो जो कनेक्ट करना है, जो जो कंपैरिजन करना है, वो हम करते हुए चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कोशिश आज यही रहेगी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों को ही हम आज में कवर कर लें, बट लेट्स सी कि हो पाता है या नहीं हो पाता है। फिलहाल हम देखेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव को। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, देखिए, जब आप संविधान के अंदर देखते हैं ना, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का सीधा सीधा मतलब है भाग 5 जो है हमारे संविधान का, उसके अंदर 5 चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट। कौन कौन से चैप्टर हैं? सबसे पहले हम देखेंगे प्रेसिडेंट को, देन वाइस प्रेसिडेंट सेकेंड चैप्टर, देन प्राइम मिनिस्टर एज अ थर्ड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 4 एंड 5 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये PYQ आपका ऑलरेडी रह चुका है और पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। तो उसमें CAG लिखा हुआ था, तो कई बार ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि कंपोटर एंड ऑडिटर जनरल या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो हमेशा ये याद रखना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया फॉर द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यही एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं और इन्हीं को हमारे संविधान के अंदर बताया भी गया है। अब देखते हैं प्रेसिडेंट। तो शुरुआत प्रेसिडेंट से करते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखिए, इनको अगर आपको किसी को भी, मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट बनना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहली जो चीज़ होगी वो ये होगी कि आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अब इंडिया का सिटीजन आप बाय बर्थ भी हो सकते हो, बाय न्यूट्रलाइजेशन से भी हो सकते हो, बाय रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हो। तो इनमें से किसी भी तरीके से आपकी जो सिटीजनशिप है, अगर आपने अक्वायर की है, दैट इज़ फाइन। आपका कोई भी तरीका हो, आप इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हो। आपकी एज 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट टू 35 ईयर्स, तो उससे कम नहीं होना है। अच्छा, आपको ना जब भी प्रेसिडेंट बनना होता है, तो मोस्टली क्योंकि राज्यसभा और ये सब करते हैं, तो इसको भी देखते हुए अब हम साथ ही में चलते हैं। देखो, जब लोकसभा का आपको मेंबर बनना है, तो मिनिमम एज हम देखते हैं 21 ईयर होनी चाहिए। राज्यसभा का अगर बनना है, तो मिनिमम एज हम देखते हैं 30 साल होनी चाहिए, या फिर यहाँ 25 साल होगी एक्चुअली। तो ये 25 साल है। इसके बाद में हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की एज भी कितनी होगी, 25 होनी चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की एज की बात करते हैं, तो वो 35 ईयर्स रखी गई है। तो ये अलग अलग एज है, अलग अलग हम इसको देखेंगे। ऐसे म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत वाली थी ना, तो उसमें 21 ईयर्स का आपको रखा गया है कि आप वहाँ पर दे सकते हो। वोटिंग के लिए हमें पता है 18 साल है। अगेन स्टेट असेंबलीज और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें, तो फिर से 25 साल वहाँ पे हो जाती है ना। इसमें एक और पार्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है ना, तो आपको क्वालिफाई होना चाहिए एज अ मेंबर टू द लोकसभा। तो यहाँ पे लोकसभा की बात आ रही है। वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, राज्यसभा आएगा, ठीक है। तो लोकसभा की बात हो रही है, तो एज तो वैसे ही आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। लोकसभा में भी क्या होता है, इंडिया का सिटीजन होना, राइट। और जो इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली कुछ और क्वालिफिकेशन लगाए, तो किससे लगाएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। चलो, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना। लेकिन अगर आप खुद पहले प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आते हैं, MP हैं, तो इन सभी को एक्चुअली के अंदर में एज अ ऑफिस जो है वो नहीं माना जाता, प्रॉफिट का ऑफिस नहीं माना जाता, गवर्नर की पोस्ट को भी नहीं माना जाता है। सो ये एक चीज़ है कि ये अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं है, लेकिन अभी, अब वो ऐसे कैसे देगा? एक स्टोरी में मान लीजिए अभी का एक गवर्नर है, वो प्रेसिडेंट का वो करना चाहते हैं, सो कैन ही डू दिस? तो वो आपको याद रखना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कौन कौन आते हैं, कौन कौन से ऑफिस नहीं आते हैं।
अब कंडीशन ऑफ ऑफिस है, ये तो क्वालिफिकेशन है कि आप इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। कंडीशन ऑफ ऑफिस भी कुछ है, जैसे कि नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर। ना आपको लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ना राज्यसभा का होना चाहिए, ना किसी स्टेट का होना चाहिए। और बाई चांस अगर आप हैं तो जिस दिन आप हो जाएंगे तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। और इनका जो एम्यूलमेंट होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। नोट होल्ड एनी ऑफिस अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगेन यही बात है फिर से। टर्म की बात करते हैं तो 5 साल के लिए आप एज अ प्रेसिडेंट रहेंगे। टर्मिनेशन जो है आपका 5 साल से पहले 2 तरीक़ों से किया जा सकता है, आपको हटाया जा सकता है। पहले तो या तो जो प्रेसिडेंट है वो खुद ब खुद रिज़ाइन कर ले, अपने आप ही हटा दे कि ठीक है मुझे नहीं रहना है, तो किसको करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे। या फिर बाय रिमूवल ओनली फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय इम्पीचमेंट। तो आर्टिकल 56 जो है वो बताता है, देखो आर्टिकल 55 बताता है प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में। देन आर्टिकल 56 ही बताता है कि प्रेसिडेंट हटेंगे कैसे। तो हटेंगे कैसे कि उनका इम्पीचमेंट हो सकता है, और कैसे होगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के दोनों यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्शन हम देखेंगे इनका कैसे होता है। लेकिन देखिए जब इम्पीचमेंट करना तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो किसी भी हाउस में इसको इनिशिएट किया जा सकता है। देखो ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में ही हो या फिर राज्यसभा में हो, क्योंकि जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं ना तो वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद में इसके लिए एक और चीज़ है कि सबसे पहले तो 1/4 जो मेंबर है उनको साइन करके देना पड़ेगा जो रेजोल्यूशन है कि देखिए हम इम्पीचमेंट करना चाहते हैं। और जब ये इम्पीचमेंट होगा उससे 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को आपको नोटिस भी देना होगा कि ऐसे ऐसे इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो होने वाला है। एक रेजोल्यूशन जो पास होगा इम्पीचमेंट का, उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए। तो कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। यानी कि अब ये कितना मुश्किल हो जाता है, 2/3। यूजुअली हमने जब स्पेशल मेजॉरिटी देखी थी तो हमने देखा था कि वहाँ पर क्या चाहिए होता है, 50+1 टोटल, मतलब जितने लोग हैं उसमें से ज़्यादा होने चाहिए, वहाँ पे इतने लोग प्रेजेंट होने ही चाहिए, और इनमें से 2/3 की परमिशन होनी चाहिए। बट यहाँ पर थोड़ा अलग है, ये सबसे मुश्किल जो मेजॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये हो जाती है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात हो रही है कि 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ टोटल दैट हाउस की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नाउ प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपीयर एंड टू प्रेजेंट एट सच इन्वेस्टिगेशन। तो प्रेसिडेंट के पास में बिल्कुल ही अधिकार है कि वो वहाँ पर आ भी सकें और ऐसी जो इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ में हो रही है उसमें खुद को रिप्रेजेंट भी करें। अदर हाउस मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, अगेन वही है कि जिस हाउस ने प्रेजेंट किया था उनको भी जो मेजोरिटी है वो जितनी टोटल, देखो आराम से समझते हैं। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 300 लोग हमारी हैं, तो उसमें से 200 लोग जो होने चाहिए, वैसे तो हमारी यूजुअली कितनी है 550 हम देख पाते हैं। तो 550 जब हम देख पाते हैं तो इसमें से 2/3 जो है उनके द्वारा यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर इसको पास करना होगा। एंड इट इज़ सेम फॉर द बोथ हाउसेस, तो दोनों को ही करना होगा। फिर हम देखते हैं इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। देखिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जब आपको कोई, मतलब बेसिकली जब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि आम इंसान आप मैं उनके इलेक्शन के अंदर वोट नहीं करेंगे, तो उसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो भी बोथ हाउसेस के जो एमपीज़ होंगे, इलेक्टेड मेंबर, देखो 2 तरीके के होते हैं हमें पता है ना। जैसे लोकसभा में 552 होते थे, 2 एंग्लो इंडियन होते थे, उनको अब ख़त्म कर दिया गया तो 550 रह गए हैं, राइट। रह तो 552 ही रह गए हैं, लेकिन नॉमिनेटेड नहीं रहे अब कोई भी। लेकिन राज्यसभा में आज भी क्या होता है, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। वो किस किस पे किया जाएगा, आर्ट पे कर दिया, सोशल सर्विस पे कर दिया, साइंस पे कर दिया, लिटरेचर पे कर दिया। तो जिन्होंने इनमें से कोई भी बेहतरीन काम करके दिखाया है या कोई इमिनिएंट जूरिस्ट है, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। तो इसमें जो इलेक्टेड मेंबर है, जिनका चुनाव हुआ है, केवल और केवल वही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड नहीं करेंगे। अब इसमें कॉमन सेंस भी है कि नॉमिनेटेड को क्योंकि प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किया गया है, तो वो क्या करेंगे, मतलब एक तरीके से वो बात हो जाएगी ना कि वो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, तो इसी वजह से उनको परमिशन नहीं है। नाउ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, अब ये बात हो जाती है कि, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट अभी तक बने ही नहीं है, तो उन्होंने
क्या किया, नॉमिनेट अभी तक किया ही नहीं है। नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, तो इसमें स्टेट की जितनी भी असेंबलीज है, वो चाहे हमारे यहाँ पे 28 स्टेट है, इनमें से हो सकता है कि 2 स्टेट जो हैं वो डिसॉल्व हो रखी हों, वहाँ पे गवर्नमेंट हो ही ना, तो 26 हैं, तो 26 में से 26 की 26 जो होंगी वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि जो यहाँ पर एमएलएज होते हैं वो भी क्या करेंगे, वोट देंगे। अब एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि काउंसिल जो होती है, यानी कि हमें पता है कि यहाँ पर 7 ऐसे स्टेट हैं इंडिया में जिनमें हम काउंसिल्स देख पाते हैं, जिसमें महाराष्ट्र को देख पाएंगे, कर्नाटका को देख पाएंगे, ऐसी जो अदर स्टेट्स हैं उनके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर काउंसिल भी होती है, तो काउंसिल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। नाउ अगेन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो हमें पता है हमारे इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी है और उनमें से 2 दिल्ली एंड पुडुचेरी जो है वो एक्चुअली में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इन द रिगार्डिंग द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। वाई? क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सी यूनिटी जो है वो कर रही है, इसमें पूछेगा कि एक स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट ठीक दे देगा सेम टू सेम, तीसरी में बोलेगा कि यूनियन टेरिटरी डज नॉट पार्टिसिपेट, तो आपको याद रखना है कि नहीं दिल्ली और पुदुचेरी तो करती है ना, तो दैट इज अ थिंग। नाउ इंक्लूड कौन कौन नहीं होंगे, तो नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा राज्यसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो स्टेट की नॉमिनेटेड मेंबर है वो नहीं होंगे, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली एंड पुदुचेरी, हाँ, तो इसमें नॉमिनेटेड जितने भी लोग नॉमिनेटेड है ना, जो यहाँ पर हमने पहली बात तो जो जो शामिल हो रहे हैं उनमें से नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी नहीं होंगे। दूसरा, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नाउ अब मैनर देखते हैं कि इलेक्शन का जो तरीका है वो क्या है। देखिए सबसे पहले तो हर एक मेंबर को क्या होता है, एक सीक्रेट बैलेट पेपर दिया जाता है, मतलब एक पेज दिया जाएगा सभी को। द वोटर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज प्रेफरेंसेस बाय 1 2 3 4। नाउ मान लीजिए 4 इंसान हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं 1 2 3 4 करके, तो ए बी सी डी हम देखेंगे। अब एक मेंबर को मिल गया है ये, ठीक है, सभी को दिया जाएगा। अब वो पहले बताएंगे कि उनको बी को पहले नंबर पे देखना चाहते हैं प्रेसिडेंट, फिर 2 को देखना चाहते हैं, फिर वो डी को देखना चाहते हैं, फिर वो सी को। तो वो लिख सकते हैं कि जो 1 2 3 4 का प्रेफरेंसेस होगा ना, तो ए बी सी डी में हो सकता है कि वो डी को अपनी तरफ से प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो, फिर वो कहें कि डी ना बन पाए तो कौन बने, तो वो बी को चाहते हो। तो इस तरीके से क्या करेंगे, वो नाम देंगे, यानी कि अपनी प्रेफरेंस देंगे कि वो किसको अपनी वोट देना चाहेंगे। पहला जो फेस होगा, पहला जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा उसको काउंट किया जाएगा। मतलब मान लीजिए सभी के क्या काउंट होंगे, ए के पहले नंबर पे ए को कितने लोगों ने रखा उसकी काउंटिंग होगी, फिर बी को कितने लोगों ने रखा उसकी काउंटिंग होगी, सी को कितनों ने रखा, डी को कितनों ने रखा उसकी होगी। अगर इनमें से कोई एक इंसान है जो पहले ही केस में जो है कोटा जितना चाहिए, क्योंकि अब 4 जने हैं तो हमें पता होगा ना कि मान लो 26% जो है वो मेजोरिटी होनी चाहिए, 30% का कोटा होना चाहिए इतने में, क्योंकि बटेंगे भी तो इनसे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 50 + 1 से ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा ना। तो ये याद रखना, जब 2 इंसानों में तो वो कोटा अगर मिल जाता है तो एक लेड हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगी। मान लीजिए हम देखते हैं कि यहाँ पर 26% ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया है, ए को अपनी पहली प्रेफरेंस पे रखा। हम देखते हैं कि इसमें से इसके बाद देख पाएंगे कि बी जो है उसको कितने लोगों ने रखा है 22% पे। तो अगर ए बी सी जो नहीं हो पा रहा है, तो जो डी था उसको सबसे कम लोगों ने रखा, जिसमें हम देखते हैं 6%। तो अब डी को काट दिया जाएगा, जिन्होंने अपने अपने पहले नंबर पे डी को रखा था वो जो वोट है जो उन्होंने दूसरे नंबर पे जिसको रखा है उसको दे दी जाएगी। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए सबसे ज़्यादा लोग दूसरे नंबर पे मान लो किसी को बनता हुआ देखना चाहते हो, बी को देखना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है बी ही बन जाएगा। नो, डिपेंड करेगा इस चीज़ पे कि जो वोटिंग है वो फिर बाद में किसके तरफ में जा रही है। तो जिसने 1 नंबर पे रखा, 2 नंबर पे रखा, तो वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो कैंडिडेट जो है लीस्ट नंबर जिसके आएंगे पहले प्रेफरेंसेस में, उसकी वोट को उसको कैंसिल ही कर दिया जाएगा और उसकी जो वोट है उसकी सेकंड प्रेफरेंस वोट को ट्रांसफर कर देंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल अ कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा। पार्लियामेंट रेगुलेट मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब यहाँ पर एक सवाल उठेगा, ये कहते हैं कि अगर मान लो किसी का भी जो इलेक्शन है और उसको वॉइड करना, उससे डिस्प्यूट वगैरह कुछ भी आ जाता है, तो वो कौन देखेगा, वो देखेगा सुप्रीम कोर्ट,
ठीक है, कोई भी हो। यहाँ पर कह रहे हैं कि रेगुलेट करेगा, जो भी मैटर इसके साथ में आएंगे, जैसे भी काम करना है उसको पार्लियामेंट यहाँ पर करेगा। दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ अभी रिक्वायरमेंट फॉर नॉमिनेशन फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, अभी आप पहले इलेक्शन लड़ने से पहले भी तो ये कहोगे ना कि मेरा नाम लिख दीजिए, मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो अब इलेक्शन कैसे लिखा जाएगा प्रेसिडेंट की, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन को प्रोसेस को थोड़ा हास्टी, मतलब ऐसा परेशान करने वाला नहीं बनाना, तो उसके लिए थोड़े से सीरियस कैंडिडेट के नाम को क्या किया जाता है, चुना जाता है। उसमें पहले बोलते हैं कि पहले तो आपको मिनिमम 50 ऐसे इलेक्टर होने चाहिए जो आपको बोले कि हाँ हम आपको वोट देंगे और आपको साइन करके दे दें, तब आपको होगा। दूसरी बात, आपको 50 सेकेंडर्स भी मिलने चाहिए। अब देखो टोटल हम देखेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा से ही वो लिखवा के ला पाएंगे, तो लगभग हम देखते हैं कि 250 वहाँ पे, 550 वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 800 है। तो उनमें से जितने भी कैंडिडेट करेंगे उनके पास मिनिमम 100 पीपल का सपोर्ट तो होना ही चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, नॉमिनेशन जो है अपना फील कर सकते हो। प्रेसिडेंट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन एज वेल एज पीपल इन डिफरेंट स्टेट। तो ये कैसे हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्चुअली में अलग अलग स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। दैट इज़ वाई द MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टीज ऑफ एवरी स्टेट, टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MLA, तो MLA की वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी यहाँ पर ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के आधार पे हम ये मानते हैं, ऐसा नहीं है कि 800 लोग वोट करें या फिर सभी जो मिला के मान लो सारे के सारे कि यहाँ पर कुछ 5000 लोग वोट करेंगे, सब कुछ नहीं, नहीं, उनकी वैल्यू अलग है। पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पर 8.5 लाख वोट आई हैं, या कितनी वोट आई हैं, 84 लाख है, 85 लाख आई हैं, तो आप समझेंगे। तो देखो एक MLA की वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट जो है उसको ऊपर रखा जाएगा। मान लो किसी स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है 3 करोड़, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली तो हम मान लेते हैं 90 है उसके अंदर। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1000 के साथ में, और इसके बाद जो नंबर निकल के आएगा ना, तब हम देख पाएंगे कि वो जो होगी वो एक MLA की वोट होगी, ठीक है, उसका नंबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक MLA की किसी स्टेट में से 400 लोग जो है, यहाँ पर 400 आ जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि एक MLA की जो वोट है, अब 90 जो MLAs हैं वो वोट करेंगे उस स्टेट से, लेकिन उस स्टेट में हम देख पाएंगे कि एक MLA की वोट का वैल्यू कितनी है, 400 है, यानी कि 400 लोगों का हम मानेंगे कि जो है वो उसको चुन रहा है, क्योंकि एक MLA को किसने चुना है, 4 लोगों ने तो चुन के भेजा है ना वहाँ पे। तो हम ये भी देखेंगे, और ये भी मान सकते हैं हम कि टोटल यहाँ से कितनी वोट्स जा रही हैं, तो 36,000 के आसपास ये जो 90 हैं ये क्या करेंगे, वोट अपनी देंगे। नाउ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP की वोट कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वोट असाइन टू इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट असेंबलीज। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा, हम देखते हैं कि एक ही स्टेट से इतना आ गया था, तो अप्रोक्सीमेटली मान लो यहाँ पर आ रहा है 90,000 के आसपास, या फिर 9-10 लाख मान लो, ठीक है। तो जितनी वोट यहाँ पे आई है ना, उसको पहले तो हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इसमें किसी चीज़ से कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना, और इसके बाद हम एक एक को गिनेंगे। अब इनका ऑफिस वैकेंट कब रह सकता है, अब देखो हमने ये समझ लिया इनका इलेक्शन कैसे होता है, सीक्रेट होता है, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया है कि ये कैसे होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रेफरेंस के आधार पे उनको रखा जाएगा, सीक्रेट बैलेट होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगी कि एक ही बार आप वोट करेंगे, लेकिन वो वोट जो है आपकी वो क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है दूसरे को, ठीक है, ये हमने देखा ना। अब मान लो कोई प्रेसिडेंट बन गया, इलेक्शन जीत गए, सब कुछ हो गया, अब इनकी कंडीशन क्या है, इनका ऑफिस कब जो है वो खाली रहे, अगर खाली हो जाता है कई बार, तो फिर उनके ऑफिस पे कौन जो है वो उनके काम को यहाँ पर निपटाएगा, ये सब हमें देखना है। तो सबसे पहले इनकी जो टर्म होती है वो होती है 5 साल की। अब ये मान लीजिए कई बार बीमार हो गई या फिर अब्सेंस है, इंडिया से ही बाहर चले गए, हमारे प्रेसिडेंट है उनको दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है, राइट, या फिर हो सकता है कि इनकी डेथ हो गई हो, जो कि अभी तक हुई भी है, किसी ने रिजिग्नेशन कर दिया हो, रिमूव कर दिया गया हो इम्पीचमेंट से। तो ये 5 तरीके हम इनके देख पाते हैं कि इन कारणों की वजह से इनके ऑफिस में क्या हो सकती है, वैकेंसी हो सकती है, खाली जगह हो सकती है। तो याद रखना है कि इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वैकेंट, वाइस प्रेसिडेंट अज्यूम द ऑफिस। अब देखो अगर मान लो इनलेस से अब्सेंस हो तो क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक उस ऑफिस को संभालेंगे एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन उस समय पे वैसे तो वो वाइस प्रेसिडेंट और
टेम्परेरी टाइम के लिए प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन अब उनकी जो शक्तियां हैं, उनके जो पैसे हैं, उनका सब कुछ है, वो किसका मिलेगा? उनको प्रेसिडेंट का मिलेगा। लेकिन अगर रिजिग्नेशन, डेथ या रिमूव कर दिया गया है, इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में भी वाइस प्रेसिडेंट ही ऑफिस को संभालेंगे, बट फॉर द मैक्सिमम टाइम ऑफ 6 मंथ। क्यों? क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा? नए जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन करवा के उनको लाना ही पड़ेगा। सो यही है। तो एंड इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वैकेंट, मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो फिर चीफ जस्टिस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ अपनी जो ड्यूटीज़ है उनको निभाएंगे, और इनके द्वारा दो भी एक्ट, अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ जो भी काम करने होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर मान्य होंगे आगे भी। हु शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट? Election must conducted before expiry of the term if somehow delayed। the outgoing president continue to hold the, मान लो कि इनकी टर्म खत्म हो गई है, टर्म अगर खत्म हो गई है तो सबसे पहले तो देखो इससे पहले ही इनको क्या करना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी इलेक्शन कमीशन तो पार्लियामेंट क्या करेगी? इलेक्शन करवाएगी। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं करवा पा रही है तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे, बेशक उनकी टर्म 5 साल की खत्म हो गई, लेकिन क्योंकि उनके बिना जो है, उनके नाम के बिना कुछ भी यहाँ पर ना कोई बिल पास हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, तो वो एज ए यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे जब तक उनके जो सक्सेसर है वो अज्यूम ना करे। तो अगर सवाल में ये बात पूछा जाता है कि वो वैकेंसी के टाइम के बाद में, मान लो कि वही बात है, टर्म खत्म अगर हो गई है तो इसके बाद में टर्म का नाम बेशक ना दे, तो कह दे वैकेंट है, बट क्या वो अपने सक्सेसर के लिए यहाँ पर रख पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? क्या वो अपने ऑफिस से ज़्यादा टर्म तक रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं? तो यस, वो अपने ऑफिस की टर्म से ज़्यादा रह सकते हैं जब तक उनके सक्सेसर नहीं आते हैं। दैट इज़ सेम गोज़ विद द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल। और यही सेम हमने पीएम के लिए भी देखा है, उसकी जो काउंसिल ऑफ कैबिनेट होती है उन सब के लिए भी यही सब कुछ हो सकता है। Now, Vice President assumes office until a new president is elected। Elections are, अब ये कब हो रहा है? जब यहाँ पर डेथ हो जा रही है, इलनेस हो जा रही है, और ये कब होगा? 6 महीने तक, जब तक नए जो प्रेसिडेंट है वो नहीं आ पा रहे हैं। पावर्स और फंक्शंस की बात कर लेते हैं, इनके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि बिकॉज ही इज़ हेड ऑफ स्टेट, यानी कि ये जो हमारी स्टेट है, हमारा जो नेशंस है इंटरनेशनल, उसमें हम देख रहे हैं तो स्टेट इसको बोल रहे हैं, क्योंकि स्टेट होने के लिए आपके पास पॉपुलेशन चाहिए, स्टेट होने के लिए आपके पास में एक टेरिटरी होनी चाहिए जोग्राफिकल, देन आपके पास में गवर्नमेंट होनी चाहिए, देन हम देखेंगे कि कंट्री तो क्योंकि जोग्राफिकल यूनिट को ही मान लिया जाता है ना, तो सिर्फ ये जो स्टेट का मतलब है ये हम समझेंगे इंटरनेशनल जब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी के साथ में। तो सबसे पहले तो देखो इनके फंक्शंस क्या क्या है। इनके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस में पहले तो इनकी जो पावर्स हैं वो अलग अलग हेड्स में हम बांट भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स अब हम देखेंगे, इसके बाद में हम लेजिस्लेटिव पावर देखेंगे, जुडिशियल पावर्स को देख सकते हैं, मिलिट्री की इनके पास में पावर होती है, देन एमरजेंसी की इनके पास में पावर होती है, एंड इनके पास में डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं, और इनके पास में आई थिंक यही होती हैं। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर को देखेंगे। सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि आपको जो काम करना होता है। एग्जीक्यूटिव में हमने देखा ना, अभी हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को ही पढ़ रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और 5 जो हमने यूनियन में पढ़ा है कि एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आएंगे, देन वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, काउंसिल आएगी, और उसी के साथ में अटॉर्नी जनरल भी यहाँ पर जो इंडिया के हैं वो भी आते हैं। तो ये किस में है, 5 भाग में हम 5 चैप्टर्स को पढ़ पाएंगे, राइट। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स। उसमें से पहले चैप्टर हम प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 55 से लेके हम इनको 78 तक इनकी उनको देखेंगे। हालांकि इसके बाद में इनकी पावर्स जो हैं वो हमें दिखाई देंगी, बट फिलहाल के लिए हम एग्जीक्यूटिव पावर्स को देख रहे हैं। सो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन फॉर्मली टेकन इन हिज नेम ऑल्दो ही इज़ नॉट ए रियल रूरल। ऐसा नहीं है कि ये जो रूलर है वो बिल्कुल रियल है, नहीं नहीं, ही इज़ डी जूरी। डी जूरी का क्या मतलब होता है कि ये एक्चुअली में नाम के यहाँ पर शासक है। असली जो शासक है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ द डी फैक्टो। लेकिन जो भी काम होगा ना वो इन्हीं के नाम से होगा। और क्यों होगा इन्हीं के नाम से, क्योंकि हमने जो प्रेसिडेंट का एक्चुअली में ये जो नोशन लिया है वो लिया है यूके से। वैसे प्रेसिडेंट की जो फॉर्म ली है वो हमने यूके से नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पर क्या है, किंग होता है, और किंग जो है वो हेरिडेटरी है, रिपब्लिक भी नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है कि किंग के पास में पावर कम है और जो प्राइम
मिनिस्टर उनके पास में ज़्यादा कम है, ये हमने यूके से लिया। और जो रिपब्लिकन हम इसमें देख पाते हैं वो हमने कनाडा से लिया कि रिपब्लिक हमारा होना चाहिए। सो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। अब अच्छा, मुझे कनाडा वाली बात पक्का से याद भी नहीं है कि हमने एक्चुअली में ये रिपब्लिक वर्ड जो है वो कनाडा से लिया या नहीं लिया, किसी और कंट्री से नहीं, आई थिंक साउथ अफ्रीका से भी लिया हो सकता है, आई डोंट नो। तो वो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा या फिर मैं कल आपको बताती हूँ। नाउ अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। सबसे पहले इनका दूसरा काम क्या है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो नई गवर्नमेंट बनेगी उनको अपॉइंटमेंट करेंगे, एंड आफ्टर दैट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये जो दूसरे मिनिस्टर्स होंगे उनको भी यहाँ पे करेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे। देन ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। तो मोस्टली आप इंडिया में देखेंगे कि प्रेसिडेंट ही जो है वो सारी की सारी अपॉइंटमेंट करते हैं, एक्सेप्ट जो कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं उनमें हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करते हैं। अदरवाइज जितने भी पब्लिक ऑफिसर मोस्टली उनको कौन अपॉइंट कर रहे होंगे, प्रेसिडेंट। नाउ अपॉइंट्स सीएजी, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, चेयरमैन मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो इन सब की अपॉइंटमेंट ही इनके द्वारा की जाती है। कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। तो कोई भी इनको जो भी जानकारी चाहिए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से रिलेटेड है, वो ये मांग सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से। कैन अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू कंडीशन ऑफ SC, ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो नेशनल कमीशन जो है वो हमें पता ही है कि इनके द्वारा बनाया जाता है, उसको टर्म दी जाती है 5-5, 6-6 साल के, उसमें मेंबर्स होते हैं, ये हमें याद रखना है। कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल। अब देखिए इंटर स्टेट काउंसिल जो होते हैं उसके चेयरमैन ऑल दो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, उसकी प्रेसिडेंट कर रहा है। डायरेक्टली एडमिनिस्टर यूटीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह जो लगाए जाते हैं तो डायरेक्टली ये उनको एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि यूटीज में हमें पता है कि दिल्ली एंड पांडुचेरी को या पुदुचेरी को हम छोड़ दें, उनके अलावा एक्चुअली में इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं होती है, तो ना कोई सीएम है। जब सीएम नहीं है तो अब कैसे चलेगा स्ट्रक्चर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को वहाँ पर भेजा जाता है। आर्टिकल 53 क्लोज 1, एग्जीक्यूटिव पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट ईदर डायरेक्टली थ्रू ऑफिसर्स और सबऑर्डिनेट्स, या तो खुद भी करेंगे या किसी को ये काम डेलीगेट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 53 इसकी बात बताता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स को। लेजिस्लेटिव यानी कि कानून बनाने से रिलेटेड इनकी क्या क्या पावर्स हैं। सबसे पहले तो कैन समन ऑन प्रोरोगेट पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। तो एक तो इनको पार्लियामेंट को देखो जॉइंट सीटिंग जब भी होती है ना, जैसे जॉइंट सीटिंग को समन कर सकते हैं, बुलाएंगे प्रेसिडेंट, लेकिन इसको हेड कौन करेगा, स्पीकर करेगा। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि स्पीकर बैठता है लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों एक साथ में बैठेंगे, तो वहाँ पर राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो हेड नहीं करते हैं, हेड करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बट उसको बुलाने की शक्ति है प्रेसिडेंट के पास में। तो ये याद रखना है। नाउ एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। तो पहला सेशन जो होता है हर इलेक्शन के बाद में 5 साल में जब होता है, एक तो तब ये क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, और फिर हर फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, तो हर साल का सबसे पहले कौन सा आएगा, बजट सेशन आएगा। तो उसमें बजट सेशन में ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला जो दिन होता है उसको ये क्या करेंगे, एक्चुअली में एड्रेस करेंगे। कैन सेंड मैसेजेस टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग पेंडिंग बिल और अदरवाइज। तो जो पेंडिंग बिल वगैरह हो सकते हैं तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, मैसेज वगैरह ये भेज सकते हैं हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को। नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इन 2 लोकसभा। तो 2 लोकसभा तो अब खैर खत्म हो गया है, बट जो ये 12 मेंबर है राज्यसभा के, इनको ये नॉमिनेट करते हैं। हिज प्रायर परमिशन, रिकमेंडेशन, और जो है वो परमिशन या रिकमेंडेशन जो है वो चाहिए होगी कुछ तरीके के बिल्स को यहाँ पर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल मनी बिल, आर्टिकल 110, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसके में परमिशन शायद नहीं चाहिए होती है, तो कैब में भी ना चाहिए हो, बट उसके अलावा किस में चाहिए, मान लो कोई स्टेट या जो टेरिटरी है उसको आपको नहीं बनाना है, वैसे सिंपल मेजोरिटी से ही आप बना सकते हो, कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिएगा, बट परमिशन चाहिए होती है। रिगार्डिंग कोई स्टेट्स के रिगार्डिंग कोई पार्लियामेंट कानून बना रही है तो भी इनकी परमिशन पहले चाहिए होती है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम देख पाएंगे। नाउ फॉर बिल ही कैन गिव एसेंट, विदहोल्ड एसेंट, रिटर्न बिल इफ़ नॉट मनी बिल। तो मान लो कोई भी बिल है जिसको कानून बनाना है, एक्ट बनाना है, तो क्यों ये पार्लियामेंट में, हमने पहली बात तो देखो जब हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा,
ये तीनों आते हैं। तो क्यों इनको माना जाता है जबकि ये ना राज्यसभा में बैठते हैं ना लोकसभा में बैठते हैं? क्यों माना जाता है? क्योंकि एक्चुअली में ये सबसे ऊपर होते हैं। जब इनके सिग्नेचर जब तक नहीं होंगे, चाहे दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा जो है वो पास कर दे किसी बिल को, अगर ये रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो वो बिल पास नहीं होगा। अगर ये रिटर्न कर देते हैं कि वापस इस पर सोचो, अगर मनी बिल नहीं है तो मनी बिल है, तो ये रिटर्न नहीं कर सकते हैं। वो हम जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से इन सारे बिलों को समझेंगे। Now, can promulgate ordinance on subject where parliament has legislative power? तो ordinance कब करेंगे? ordinance आर्टिकल 123 के तहत में इनके पास में शक्ति होती है कि जब कोई हाउस, क्योंकि कानून कैसे बनेगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा पास करेगी, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तब वो बनेगा, एक्ट बनेगा। लेकिन अगर लोकसभा यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, तो फिर क्या हो? क्योंकि हमें पता है कि राज्यसभा अकेला कोई कानून नहीं बना सकता है, तो क्या चाहिएगा, या तो दोनों हाउस सेशन में ना हो, और क्योंकि डिसॉल्विंग बॉडी नहीं है राज्यसभा, तो सेशन में नहीं है, मतलब जो रिसेस का टाइम होता है, बीच का भी जो टाइम होता है रिसेस, यानी कि मान लो लोकसभा नहीं है तो बजट और मॉनसून जो सेशंस होंगे उनके बीच में टाइम होगा, तो इस समय पे भी अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, तो ही कैन इशू ऑर्डिनेंस। और ये सारी की सारी इनके पास इतनी शक्ति होती है जितना एक पार्लियामेंट कानून बनाने के समय में वो शक्ति रखती है। लेकिन कन्फ्यूज मत होना, ये सब कर किसके एड एंड एडवाइस पे रहे हैं? आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये करवा एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर ही रहा है, लेकिन नाम के लिए हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के नाम से ये हो पाएगा। लीज द रिपोर्ट ऑफ द CAG, UPSC, फाइनेंस कमीशन एंड अदर बिफोर द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के सामने इवन जो बजट होता है उसको भी ले तो यही करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन उसके बाद उस पर फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो अपनी कार्रवाई करते हैं। तो ये कन्फ्यूजिंग पार्ट यहाँ से बनाया जा सकता है। कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो कुछ जो इंट्रोडक्शन है जैसे मनी बिल का, उसमें इनकी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। देखिए मनी बिल होता है आर्टिकल 110, और आर्टिकल 117 में हम फाइनेंशियल बिल्स को देख पाएंगे। तो फाइनेंशियल बिल्स के लिए रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती, लेकिन मनी बिल के लिए चाहिए होती है। कोजेज टू बी लीड एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, देखो अब ये वहीं पे आ गया है, बजट जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि उसको भी लीड यही करते हैं। नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। तो कोई ग्रांट अगर मांग रहा है कंसोलिडेटरी फंड ऑफ इंडिया से, तो पहले इनकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी, तभी आप वो ले सकते हो। कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो देखो दो तरीके के हमारे पास फंड होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसमें सारा पैसा आता है रेवेन्यू वगैरह का, और वहीं से सारे जो खर्चे हैं वो गवर्नमेंट करती है। फिर हमने एक कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी बना रखा है। अब ये क्यों बना रखा है? मोस्टली हम इसमें 500 करोड़ रुपए रखते हैं, और इसका मतलब है कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी, कि कोई चीज़ जो अनफोर्सिंग थी, जिसको हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो उस केस में आप एक्चुअली में पहले ही एडवांस में क्या करेंगे? वैसे तो इसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन अगर अप्रूवल नहीं भी है तो पार्लियामेंट यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं? पहले ही पैसा निकलवा सकते हैं और अप्रूव इसको बाद में करवाया जा सकता है। तो ये भी इनके पास एक पावर है। कॉन्स्टिट्यूएंट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स। देखो अभी तक हर 5 साल का होता था, लेकिन अब जो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन बना है उसको 6 साल का ही बना दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन की कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं बताई गई है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा गया, तो प्रेसिडेंट ने अब की बार उसको 6 साल कर दिया, रीअपॉइंटमेंट वगैरह भी हो जाता है। तो मेन थिंग इज कि फाइनेंस कमीशन ये बनाते हैं। फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? सेंट्रल एंड जब स्टेट रिलेशंस मैंने आपको पढ़ाए थे तो बताया था कि फाइनेंस कमीशन का सीधा सीधा काम यही होता है कि स्टेट में और यूनियन में पैसे का डिवीजन, रेवेन्यू का डिवीजन कितना करना है, किसका कितना पैसे जाना है, ये हमें देखना होता है। फिर हम देखते हैं इनकी जुडिशियल पावर्स को। जुडिशियल पावर्स में इनके पास एक तो ये देखो, कोई भी सवाल हो सुप्रीम कोर्ट से ये क्या कर सकते हैं? अंडर आर्टिकल 143 कोई भी एडवाइस ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को देनी ही पड़ेगी वो एडवाइस। अगर दो केसेस हैं, अगर वो कोई एडवाइस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और
इम्पोर्टेंट मतलब काफ़ी है कि उनको मांगा जा रहा है, देन सुप्रीम कोर्ट को वो ऑब्लिगेटरी है देना, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इनके ऊपर बिल्कुल भी ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस उन्होंने दी है उसको माने, नहीं नहीं, ये चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने। नाउ अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज किया जाएगा कि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करता है, नहीं नहीं, उनको एक्चुअली में प्रेसिडेंट ही यहाँ पर अपॉइंट करना है। गवर्नर के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है उनके जो जजेस होते हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। इनके पास एक और शक्ति है जो कि है पार्डन ग्रांट करने की। पार्डन का क्या मतलब है, यानी कि किसी की सजा को कम कर देना, पार्डन बिल्कुल ख़त्म कर देना सजा। रिप्रूव यानी कि जितनी एक थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी सजा थी उसको थोड़ा कम कर देना, उसका कैरेक्टर ना बदलते हुए। रिस्पाइट यानी कि कोई स्पेशल फैक्ट आ गया है। स्पेशल फैक्ट क्या हो सकता है, कोई महिला थी वो प्रेग्नेंट है तो उसकी सज़ा 10 साल की थी, उसको 5 कर दिया, 3 कर दिया इस कारण से। लेकिन ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में ही है, वैसे गवर्नर के पास भी होती है। तो पार्डन जैसे कि डेथ पेनल्टी थी तो वो डेथ पेनल्टी को ख़त्म ही कर दिया कि जाओ तुम्हें डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। कम्यूटेशन यानी कि कम कर दिया अगेन से, कि कोई शक्ति थी, मान लो कोई रिगरस यहाँ पर पनिशमेंट थी उसको थोड़ा ईजी बना दिया। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम देखते हैं कि जो कि 25 साल में मान के चलनी होती है उसको 10 साल का कर दिया। तो ये सारी शक्तियां हैं। मिलिट्री के फंक्शंस ये है कि देखो ये देश के भी और डिफेंस फोर्सेस के भी सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इसमें आर्मी भी आ गया, इसमें नेवी भी आ गया, एयरफोर्स भी आ गया, तो इन सभी के सुप्रीम कमांडर यही हैं। अब नाउ कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो ये वॉर की जो घोषणा करेंगे युद्ध की तो भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, और ये शांति के जो भी ट्रीटी होगी, एग्रीमेंट होगी, वो भी यही करेंगे। डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करें तो देखिए रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स पे, जब भी जाएंगे तो इंडिया के एज अ प्रतिनिधित्व बनकर ये जाएंगे। सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेट्स लाइक अम्बेसडर, हाई कमिश्नर्स, तो ये भी इन्हीं के द्वारा। तो आप में से अगर आप लोग IFS बन जाते हैं तो एज ए अम्बेसडर, एज ए डिप्लोमेट जब आप कंट्री से बाहर जाते हैं तो किसके अकॉर्डिंग और किसके ऑर्डर पे जाते हैं, यू कैन गो ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ एंड अग्रीमेंट होती हैं वो भी बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ही यहाँ पर कंक्लूड की जाती हैं। फिर हम देखते हैं इनकी इमरजेंसी पावर्स को, क्योंकि मैंने आपको इमरजेंसी ऑलरेडी पढ़ा दिया तो हमें पता है प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर आर्टिकल 356 एंड 365 में। देन देर इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 के तहत है, नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में है, और तीनों के तीनों को कौन लगाता है, प्रेसिडेंट। इनके पास में वीटो पावर होती है, दैट इज़ हमने ये वैसे इमरजेंसी में भी देखा था, और ज़्यादा हम इसको पार्लियामेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। वीटो पावर का क्या मतलब है, जैसे पॉकेट वीटो, नीदर रेटिफाई नॉर रिजेक्ट। कोई एक बिल इनके पास आया पास होने के लिए, ना इन्होंने उसको रिजेक्ट किया, ना उसको हामी दी, ना उसको रिटर्न किया, बस सिंपली अपनी पॉकेट यानी कि जेब में रख लिया, और इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि ये कब तक उसको रख पाएंगे, तो इनडेफिनाइट पीरियड जो है। लेकिन USA में हम देखते हैं कि कैसे 10 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को वापस करना ही पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, रिजेक्ट, कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ता है। तो लेकिन इंडिया की जो प्रेसिडेंट है उनकी पॉकेट जो है वो काफ़ी बड़ी है अगर हम कंपेयर करें टू द US। सस्पेंसिव वीटो इनके पास होती है, यानी कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न से बिल फॉर द रिकंस्ट्रक्शन। मान लो रिटर्न इन्होंने कर दिया, लेकिन बट वीटो इज ओवर रिटर्न। इस देखो इन्होंने रिटर्न तो कर दिया, लेकिन इस रिटर्न को क्या किया जा सकता है, ओवर राइड किया जा सकता है। कैसे, जब री पासेज ऑफ द बिल हो जाए सिंपल मेजोरिटी के साथ में, कि उस बिल को दोबारा से पास करें, चाहे तो अमेंडमेंट के साथ चाहे तो बिना अमेंडमेंट के। अगर वो पास हो जा रहा है और फिर इनके पास आता है, देन उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी परमिशन देनी ही पड़ेगी, चाहे उसमें कोई भी बदलाव ना किया हो, चाहे उसमें कोमा भी ना हटाया गया हो। फिर हम देखते हैं नॉट पॉजेस दिस वीटो इन मनी बिल। तो ये याद रखना है मनी बिल को, क्योंकि वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं तो सस्पेंसिव वीटो भी उनके पास में नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू विदहोल्ड इज असेंट। तो देखो प्रेसिडेंट के पास में कि वो अपना जो असेंट है वो उसको रोक सकते हैं। यूजुअली एक्सरसाइज विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर बिल व्हेन कैबिनेट रिजाइंस एंड न्यू कैबिनेट एडवाइज नॉट टू गिव असेंट। तो जब कैबिनेट एक बार ख़त्म हो गया और दूसरा कैबिनेट बोलता है कि नहीं नहीं इसको परमिशन मत दो, तो वो क्या कर सकते हैं, एक्चुअली के अंदर में विदहोल्ड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं बेसिकली, या फिर ना कोई ले। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देख लेते हैं प्रेसिडेंट की। तो देखिए 44th यहाँ से देखते हैं
कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन अंडर फॉलोइंग सिचुएशन। प्रेसिडेंट के पास में ये शक्तियाँ होती हैं कि वो देखो मोस्टली अभी तक हमने क्या बोला कि प्राइम मिनिस्टर इज सुप्रीम और उन्हीं की एड एंड एडवाइस पे इनको काम करना पड़ रहा है, बट इनके पास में कुछ ऐसी स्थितियाँ भी हैं जहाँ पर इनका क्या लगती है मन मर्जी चल सकती है, तो वहाँ पर इनको नहीं चाहिए होगी किसी की एडवाइस। वो क्या क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा एंड व्हेन द पीएम इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। हालांकि ये क्यों किया गया है? क्योंकि मेजोरिटी अगर 1 महीने के अंदर अंदर भी आप यहाँ पर दे दोगे देन फाइन। तो आपको स्टार्टिंग में जब आप अपॉइंटमेंट हो रही है किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, तो उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने की उसी समय पे ज़रूरत नहीं है, उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता है फॉर दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस। डिसमिशल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, तो उसको खत्म कर देंगे, फिर उनको एडवाइस नहीं माननी है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, तो दोबारा से फिर इलेक्शन वगैरह होगा। नाउ इसी में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976। कौन करवा रही है? इंदिरा गांधी करवा रही है। मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, की वो क्या है उनको माननी ही पड़ेगी जो भी एडवाइस उनको दी गई है, पहले उनके इतना नहीं था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में बोलता है प्रेसिडेंट मे रिटर्न और मैटर वंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब उनको एडवाइस तो माननी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, बट अगर उनको लगता है कि एक बार दोबारा पुनर्विचार की ज़रूरत है किसी भी एडवाइस के ऊपर, तो वो दोबारा अपने मिनिस्टर्स को क्या कर सकते हैं, जो उनको एडवाइस मिली है उसको भेज सकते हैं कि एक बार दोबारा सोचो इसके बारे में, एंड देन जो भी एडवाइस आएगी चाहे वो सेम टू सेम क्यों ना हो, फिर उनको वो माननी पड़ेगी, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन हिम। प्रेसिडेंट हमारा खत्म होता है, अब हम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। क्वालिफिकेशन अगेन 35 ईयर्स। इन्वॉल्वमेंट्स अलाउंसेस कौन करेगा? पार्लियामेंट बताएगी, हालांकि जब इनकी टर्म चल रही है एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसीज वगैरह में तो कम नहीं करेंगे। क्वालिफाइड टू कॉन्टेस्ट राज्यसभा, अब ये याद रखना है प्रेसिडेंट कौन है, लोकसभा के होने चाहिए और ये राज्यसभा के होने चाहिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगेन सेम चीज़ है। इलेक्शंस अगेन इनडायरेक्ट होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, इनका भी बनेगा। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रहेगी, वोटिंग जो होगी वो सीक्रेट बैलेट से होगी। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर सेम टू सेम एज इट इज़ टू प्रेसिडेंट। वैकेंसी, या तो इनका टेन्योर खत्म हो गया, 5 साल पूरे हो गए, रिजाइन कर दिया है, रिमूव हो गई है, डेथ हो गई है। टर्म इनकी क्या है? 5 साल की है, बट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम टर्म सेम एज प्रेसिडेंट। कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग टू लेटर प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, दोबारा जो इलेक्शन होते हैं पुनर्निर्वाचन के लिए भी ये क्या है? एलिजिबल है, योग्य है। दैट ऑफिस ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ऐसा नहीं है जैसे यूएसए में सिर्फ 2 ही बार आप क्या बन सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो या प्रेसिडेंट बन सकते हो। दैट इज़ नॉट इन द केस ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप कितनी बार भी बन सकते हो, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, 2 बार ही, एक हम एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। नाउ प्रेसिडेंट के हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही देख पाते हैं अभी तक, एंड वाइस प्रेसिडेंट में आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम, आई थिंक इट वॉज वीवी गिरी और समवन। एनीवे आगे बढ़ते हैं और पावर ऑफ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन द वैकेंसी ओकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल। व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कोज, द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज हिज फंक्शंस, यानी कि वो सिटिंग है, डेथ नहीं हुई, रिजाइन नहीं किया और किसी भी कारण से वो नहीं कर पा रहे हैं ड्यूटीज, तो ये करेंगे। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, येस। वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट टू डिस्चार्जिंग द functions of president, the vice president does not perform the duties of chairman of राज्य सभा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बेशक अब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट है, लेकिन अब इस समय पे वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सारे काम वही करेंगे जो भी उनको प्रेसिडेंट के करने, और सेम टू सेम जो प्रेसिडेंट को फंक्शंस मिलते हैं, जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो उनको भी यहाँ पर मिलेंगे। रिमूव कैसे किया जा सकता है? फॉर्मल इम्पीचमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको फंसाया जाएगा, तो नहीं, इनके लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं चाहिए, बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इट इज़ वेरी वेरी मच नेसेसिटी। और उनके लिए भी तो सोचो कितना मुश्किल बनाया गया कि संविधान में सबसे मुश्किल अगर कोई मेजॉरिटी लेकर आना है तो वो एक्चुअली में इम्पीचमेंट ऑफ, जब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट की, वो उसी के ऊपर है। तो कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड अग्रीड बाय लोकसभा। तो ये इफेक्टिव क्या है कि
कि जितने भी लोग वहाँ पर हैं उसका 2/3 के द्वारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तो वो होगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि अग्री हो, सिंपल मेजॉरिटी यहाँ पर क्या हो, लोकसभा में हो, तो जितने लोग हैं उसमें से 50+1 अगर मान जाए कि हाँ हटा दो तो हट जाएंगे। नो ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल, तो कोई भी कारण नहीं है कि इनका रिमूवल कैसे हो सकता है, किन कारणों से हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है। तो ये चीज़ें थी याद रखने लायक। अब हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हमें पता है प्रेसिडेंट करेंगे। प्रेसिडेंट कब करेंगे, अंडर द आर्टिकल ऑफ 75। लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा अपॉइंटेड एज पीएम, प्रेसिडेंट करें तो लेकिन अपने मन मर्जी से किसी को भी नहीं कर सकते हैं। तो लीडर जो होंगे मेजॉरिटी पार्टी के लोकसभा में, उन्हीं को एज अ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर घोषित किया जा सकता है। वन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी, मान लो 2-4 पार्टीज हैं, सब इलेक्शन लड़के लोकसभा में आ गई, लेकिन किसी के पास भी क्लियर मेजोरिटी है नहीं, तो अब क्या होगा, प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, या फिर आप कोएलिशन की गवर्नमेंट बना लो, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो एज एन हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ये हेड होते हैं। पावर टू डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स, वैसे ही इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, लेकिन इनसे रिलेटेड केवल एक ही हम आर्टिकल देख पाएंगे जो कि आर्टिकल नंबर 75 है संविधान में। और देखिए इनमें ये क्या कहते हैं कि मिनिस्टर्स को, किस मिनिस्टर को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलेगी, किसको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड कल्चर क्लाइमेट चेंज मिलेगा। तो ये सब पोर्टफोलियो जो है यही बताएंगे कि किसको क्या मिलेगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ कैबिनेट एक्टिविटीज़, ये ध्यान रखते हैं, एजेंडा सेट करते हैं कैबिनेट के लिए। किसी भी मिनिस्टर को ये रिज़ाइन करने को भी बोल सकते हैं, तो इन्हीं के वैसे तो माना जाता है कि वो प्रेसिडेंट की जो प्लेजर उस पर रह रहे हैं, लेकिन नहीं, उनको एडवाइस कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी को भी रिमूव यहाँ पर एज ए मिनिस्टर हटा जा सकता है, बट ही कैन नॉट बी रिमूव्ड एज ए MP। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो रहेंगे, बट एज अ मिनिस्टर वो क्या होंगे, खत्म हो सकते हैं। ब्रिंग कोलैप्स टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग, तो देखो अगर क्योंकि ये हेड ही हैं, तो अगर यही हट जाएंगे तो इनकी जो काउंसिल होती है वो भी क्या हो जाती है, इनके रिज़ाइन करने से ऑटोमेटिकली वो भी ख़त्म हो जाती है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे जो बताना भूल गई हूँ। देखो क्या होता है ना कि मान लो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ख़त्म हो जाएगी। मान लो इनकी डेथ हो गई, अभी तक हुई नहीं है बट सपोज हो गई इनकी डेथ एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो क्या होगा, तब ये हम देखेंगे कि जो अगर इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वही एक नया लीडर चुन के बता देती है ना प्रेसिडेंट को, और मेजोरिटी इनके पास में है, तो प्रेसिडेंट को वही बात माननी पड़ेगी और उनकी जो काउंसिल होगी फिर वो अपने हिसाब से उसको बनाएंगे। इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट में भी इनके कुछ पावर्स होती हैं, इनके काम होते हैं, जैसे इनको प्रिंसिपल चैनल है ये कम्युनिकेशन का प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, यानी कि हर मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बात नहीं करेगा। मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी फैसला लिया उसको बताएंगे कौन, प्राइम मिनिस्टर बताएंगे, किसको बताएंगे, प्रेसिडेंट को बताएंगे। एडवाइजेज द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब जब हमने बताया था ना कि देखो यही बोलेंगे, इन्हीं को बताना है कि आपको किसी सेशन को क्या करना है, समन करना है, बुलाना है। रेकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू प्रेसिडेंट, तो जब ये इनको ऑब्वियसली अगर मेजोरिटी ख़त्म हो गया, खुद भी चाहते हैं कि अब इनको गवर्नमेंट नहीं करना, रिज़ाइन करना है, तो यही बताएंगे। एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, तो ये जो हमने पहले देखा था ना कि प्रेसिडेंट के पास पावर है UPSC, फाइनेंस कमीशन, इन सभी के मेंबर चेयरमैन वगैरह को लगाने की, CAG वगैरह, तो ये एडवाइस इनको कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। जब हम कैबिनेट कमेटीज़ पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट कमेटीज़ भी होती है, वो फिर अपनी रिपोर्ट भेजती है प्राइम मिनिस्टर को, देन प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड दैट टू प्रेसिडेंट, और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उनको लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके पार्लियामेंट्री रोल क्या है। एक तो ये लीडर ऑफ द हाउस है, लीडर ऑफ द हाउस किसके, लोकसभा के। देखो प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी है वो केवल और केवल लोकसभा के प्रति ही उनकी रहती है। तो जर्नली हम देखेंगे पार्लियामेंट में रहेगी, बट स्पेसिफिक जब हम बात करेंगे तो वो लोकसभा के प्रति उनकी रहती है। एंड लोकसभा की है जो हाउस है उसका क्या है, लीडर है। सेट एजेंडा ऑफ द हाउस ये करते हैं। प्ले क्रूशियल रोल्स टुवर्ड अपोजिशन, तो वो भी रहेगा। इंपॉर्टेंट रोल उनका लेजिस्लेटिव बिजनेस में है। कोई भी गवर्नमेंट बिल जो है वो उनके कंसेंट के बिना इंट्रोड्यूस किया ही नहीं जा सकता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनका इंटरनेशनल अफेयर्स में रोल है, जैसे कि रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फॉर्म्स एंड प्लेटफॉर्म्स, मेकिंग स्पीचेस टू डायस्पोरा, मीटिंग विद काउंटर पार्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, तो ये सब काम ये करते हैं। देन इनके कुछ और पावर्स भी हैं, जैसे कि लीड पॉलिटिकल पार्टी इन इलेक्शन,
फंक्शंस एंड पब्लिक रैलीज, तो ये काम करेंगे। देन ये चेयरमैन है, नीति आयोग के चेयरमैन है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन है, इंटर स्टेट काउंसिल जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट बट ही इज़ अ चेयरमैन, नेशनल वाटर रिसोर्सेज, अदर बॉडीज़, मतलब अदर बॉडीज़ का क्या मतलब है, जिसमें भी ये एज अ मेंबर बन जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली उसी बॉडी के ये चेयरमैन हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 74 जो कि कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट में हमें दिखाई दिया। देन देयर इज आर्टिकल 75 विच इज सेइंग पीएम विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 क्लोज 1A is saying total council of ministers shall not be more than 15% of total member of house added by 91st अमेंडमेंट। देखो 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और ये कहता है कि अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ना उनकी जो पॉपुलेशन होगी वो एक्चुअली में 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, 70-80 जो मिनिस्टर्स हैं वो हो सकते हैं काउंसिल के अंदर। क्यों? क्योंकि 54 तो हम देखते हैं 10% में ही हो जाएगा, तो 25 और आप इसमें जमा कर दीजिए। अगर आपको 15 ही करना है तो वही अप्रोक्सीमेटली इसमें क्या बन जाएगा, 79 से 80 हम देखेंगे। तो कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जो प्राइम मिनिस्टर चाहे तो भरे ना भी भरे, जरूरी नहीं है कि वो सभी को मिनिस्टर बनाए। अगर कोई खाली रह रहा है पोर्टफोलियो ही कैन लेफ्ट दैट। तो इसीलिए हम देखते हैं कि 75 से 80 की जो संख्या है वो नंबर हमें देखने को मिलता है। और ये मैंडेटरी किसने किया, 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003। Now it disqualified under anti-defection law then also disqualified to be a minister। अगर 71 बोल रहा है, देखो अगर आप एंटी डिफेक्शन के उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एज ए मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, ख़त्म हो जाते हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अगर आप एक, यहाँ से मैं इसी पॉइंट को कुछ और समझाना चाहती हूँ, अगर आप एक मिनिस्टर हो, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो, मान लो आप एंटी डिफेक्शन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए, तो आपकी वजह से पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ख़त्म नहीं होगी, बट एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर आप हो जाते हो तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ख़त्म हो जाती है। अब ये कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, मिनिस्टर कैन नॉट डिसअग्री विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम देखते हैं ओथ ऑफ ऑफिस सिक्रेसी बाय मिनिस्टर्स। अब यहाँ पर एक ऐसी शपथ ली जाती है जिसमें ये ऑफिस के प्रति जो भी इनको काम दिया गया है उसको सीक्रेट रखेंगे, उसको छुपा के रखेंगे अगर उनकी कुछ ऐसी मैंडेटरी है तो। विद इन 6 months ऑफ ए पर्सन बीइंग अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। अच्छा, ये ना सिर्फ मिनिस्टर्स को ही किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर की और मिनिस्टर्स की जब आप शपथ देखेंगे तो सेम होती है। इट इज़ नॉट ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ सिक्रेसी इज़ नॉट फॉर द MPs, ठीक है, ना MP के लिए है, ना वाइस प्रेसिडेंट, ना प्रेसिडेंट, किसी के लिए नहीं होती है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। विद इन 6 months ऑफ ए पर्सन बीइंग अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर अ पर्सन हैज़ टू बिकम ए मेंबर। अब ये हो सकता है जैसे हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको मेजोरिटी उसी दिन ना करके 30 दिन के अंदर अंदर क्या करनी है, लेके आनी है। ऐसे ही एक मिनिस्टर भी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, MP हो, नहीं, वो पहले मिनिस्टर बन सकते हैं लेकिन 6 महीने में फिर उनको एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ही पड़ेगा, दैट इज़ मैंडेटरी। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी है प्राइम मिनिस्टर की, जैसे कि प्रेसिडेंट के प्रति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है दी जूरी, प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है दी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। इट मीन्स द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट while the prime minister is head of the government. As per Dr. B.R. Ambedkar, if any functioning under our constitution is to be compared with the US president, he is the prime minister and not the president. तो अगर US के प्रेसिडेंट से अगर हम कुछ भी कंपेयर कर रहे हैं ना उसकी शक्तियों को, देन हमें प्राइम मिनिस्टर को उनसे कंपेयर करना चाहिए, ना कि हमारे प्रेसिडेंट को। अब हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये हमारा 4th चैप्टर है इन द पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रियल जो संविधान है। तो इसमें पहली बात तो आते कौन कौन है, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना वो एक बड़ी बॉडी है, हमने देखा 75 से 80 इसमें कौन होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। इसी के अंदर एक छोटी बॉडी होती है जो कि 15-20 मिनिस्टर्स की होती है और इसे बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्ट्री। इसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है उनके मिनिस्टर को यहाँ पर रखा जाता है, तो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। देन देर इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि ऐसे मिनिस्टर्स जिनके पास में पूरी मिनिस्ट्री नहीं है, हो सकता है पूरी मिनिस्ट्री भी हो बट या फिर कोई उनका मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता हो। देन यहाँ पर डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। देन यहाँ पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट भी हम देख पाते हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट अगेन कैबिनेट में नहीं आते हैं, तीनों के तीनों ही कैबिनेट में नहीं है, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में हम इसको देख पाते हैं।
फिर हम देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स को, दे आर हाईएस्ट इन स्टेटस, इन्वॉल्वमेंट एंड पावर, तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं। दीज मिनिस्टर्स हु होल्ड वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, डिफेंस, होम, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, इट इज़ दीज मिनिस्टर्स हु कॉन्स्टिट्यूट द कैबिनेट। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम बट सेल्डम एक्सीड 20, तो 20 से ज़्यादा नहीं होंगे, वैसे हो सकता है कभी 12 भी हो, कभी 17 भी हो जाए, तो ये भी हो सकता है। दे कलेक्टिवली फॉर्मुलेट द पॉलिसी ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंड आर इंटाइटल्ड टू अटेंड ऑल मीटिंग ऑफ कैबिनेट, तो हर एक जो मीटिंग होगी कैबिनेट की उसको ये अटेंड कर सकते हैं। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, they perform and exercise the same powers in relation to their ministries as cabinet, तो अगर मान लो कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और उनको एक मिनिस्ट्री मिली हुई है तो वो सेम पावर उनको करेंगे, बट कैबिनेट की मीटिंग में अगर इनको स्पेशली बुलाया जाता है तो चले जाएंगे, अदरवाइज ये कैबिनेट की मीटिंग्स में नहीं बैठेंगे, जिनका पूरा का पूरा काम ही है पॉलिसी फॉर्मुलेशन और जो गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनको लेना। However, they are not member of the cabinet and attend the cabinet meeting only when specially invited. They are next in rank, can either be given independent charge of ministers department or can be attached to cabinet minister। अब रैंक का क्या मतलब है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में रैंक को डिवाइड किया गया, सबसे पहले प्रेसिडेंट आएंगे, देन वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे तो 4th नंबर में हम देखते हैं फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है उनको, देन प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, इस तरीके से अलग अलग हमने देखा है। 6th नंबर पे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह को देख पाएंगे, तो ऐसे अलग अलग रैंक है जो आप अपनी लक्ष्मीकांत की किताब में भी देख सकते हैं। दैन डिप्यूटी मिनिस्टर को देखें तो डिप्यूटी मिनिस्टर हु आर नेक्स्ट इन रैंक टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट डू नॉट होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी डिपार्टमेंट, तो ये इनको लगाया जाता है, सब ऑर्डिनेट होते हैं, इनके पास में कोई खुद का डिपार्टमेंट नहीं है, बट ये जो स्टेट ऑफ मिनिस्टर वगैरह है उन्हीं को हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। दे परफॉर्म सच फंक्शंस एज मिनिस्टर इंचार्ज में डेलीगेट टू देम, तो जो मिनिस्टर इंचार्ज है वो जो इनको फंक्शंस देगा वही वो काम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में देन पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट्स भी होती हैं। अब इनके कोई खुद के इंडिपेंडेंस पावर ऑफ फंक्शंस नहीं होते हैं, तो दे आर इन फैक्ट probationers under training, may help to raise to higher rank if they will do. They assist the minister to whom they are attached and parliament work, तो इसमें मोस्टली हम देखेंगे कि पार्लियामेंट में जो जाते हैं सेक्रेटरी वगैरह बनते हैं, देन दे हेल्प द मिनिस्टर्स। अब फंक्शंस क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, फॉर्मुलेटिंग इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसीज, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर, यस। डिटरमाइन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द स्टेट, तो ये भी ये लोग करते हैं। कैबिनेट के बारे में पढ़ते हैं स्पेशली, तो कैबिनेट का जो स्ट्रक्चरल है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो आर्टिकल 352 जो है वो इसको बताता है, तो शुरुआत में ये था ही नहीं, तो कैबिनेट वर्ड ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें नहीं था, तो कैबिनेट शब्द को डाला जाता है 352 में, और ये भी 44th अमेंडमेंट 1978 में जो कि मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था उसमें ये आता है। इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सेम टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल होमोजीनियटी। अब हम बढ़ते हैं तो फंक्शंस देखते हैं कैबिनेट के। द कैबिनेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल मैटर्स पे यही काम करेंगे। अब यही समझ लो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग हैं, छोटी हो जाते हैं, ज़्यादा मिल सकते हैं आपस में, ज़्यादा काम यही करेंगे मिलके। ऑल पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय कंसेंसस, तो सभी को मानना पड़ेगा, एंड कन्वेंड बाय पीए, जब पीएम जो होते हैं वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को फिर उसको बताएंगे। अब इनके अंदर लेजिस्लेटिव पावर है, पार्टिसिपेशन लेजिस्लेशन, कानून बनाने में इनका भाग रहता है। मोस्ट ऑफ बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट आर ऑलवेज पास्ड बाय द इनके द्वारा, जो कैबिनेट है उनके द्वारा होते हैं। नाउ बिल इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर्स आर कंसिडर्ड बाय कैबिनेट एंड देन अप्रूव्ड, मेक सच चेंजिंग इन द मीन एज थिंग्स नेसेसरी, तो ये भी हमें दिखाई देता है। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो भी खर्चा आ रहा है, प्रिपेयर एनुअल बजट, रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसीज़, ये भी इनका काम है। देन इनके पास में अपॉइंटमेंट करने की भी पावर्स होती हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, तो ये याद रखना है। तो जब मैं आपको पहले भी एक बार बता रही थी ना जब कि सेंटर स्टेट का क्या रिलेशन, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहने के बाद मैंने बोला था कि कैबिनेट भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से यूज़ होगा, क्योंकि सभी के भी 70-80 लोगों की बात नहीं मानी है, मोस्टली कैबिनेट जो फैसला लेती है वही बात यहाँ पर मानी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, माननी ही पड़ेगी। द एडवाइस गिवन आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन इज़ बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये भी ऐड कर दिया गया था।
एक्चुअली बाइंडिंग तो 42nd में ही बना दिया था ना, याद है ना, अभी पढ़ाया था। 44th में तो रिकंसिडरेशन का, कि प्रेसिडेंट एक बार दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वो एक्चुअली में फीचर जो है वो ऐड किया गया। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमेशा कोऑर्डिनेट करते हैं। कैबिनेट नॉट ओनली कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बट ऑल्सो रिजॉल्व द इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट। तो ये भी क्या करते हैं, ये तत्पर रहते हैं उस चीज़ के लिए भी। अब इनका कंपैरिजन कर लेते हैं प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाइडर बॉडी है, 60 से 70 मेंबर इसमें आ गए। कैबिनेट छोटी है, 50 से 20 मेंबर्स की। इंक्लूड ऑल कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। इसमें कौन आएगा, केवल और केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये पार्ट ही है खुद में। तो इसमें वही 15-20 जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जिनके पास है। इट इज़ वेस्टेड विद द ऑल पावर्स बट इन थ्योरी, इनके पास में सारी पावर है बट थ्योरी के अंदर। असली पावर कौन कर रहा है यूज़ में, कैबिनेट कर रहा है। इट फंक्शंस आर डिटरमाइंड बाय कैबिनेट, कैबिनेट ही बताएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या क्या काम करने हैं। इट डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, येस। इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, तो ये क्या करता है, उस चीज़ को लागू करता है जो भी कैबिनेट डिसीजन यहाँ पर ले लिया है। कैबिनेट क्या कर रहा है, सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन। तो ये डिसीजन तो ले लिया है इन्होंने, लेकिन अब वो इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको भी सुपरवाइज करने का काम कैबिनेट के पास है। इट इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट, इट डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो कैबिनेट हमें बताया ना 44th अमेंडमेंट में ही इसको ऐड किया गया, पहले ये था ही नहीं। इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा। इट इन्फोर्स द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये उसको पूरे तरीके से ध्यान दिलवाता है और काम करवाता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है जिसमें कैबिनेट के पास में सारी शक्ति है, जो कि इंडिया में है। केयर टेकर गवर्नमेंट हो सकती है, मान लीजिए प्रेसिडेंट और जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो गई है, प्रेसिडेंट तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट। लेकिन अब जब तक नया इलेक्शन ना हो, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी काम नहीं कर सकते हैं विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये ही गवर्नमेंट काम करेगी टेन्योर ख़त्म होने के बाद भी या फिर वैसे ही रेजिग्नेशन के बाद भी, अगर प्रेसिडेंट इनको बोल दे तो आगे के लिए। तो ये क्या होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाएगी। देन देयर कैन बी इंटरिम गवर्नमेंट, अगेन वही है कि 2 पीरियड में इलेक्शन से पहले अगर कोई गवर्नमेंट को बनाया गया कुछ समय के लिए तो वो इंटरिम गवर्नमेंट हो सकती है। कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी कि एक पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं थी तो यहाँ पर 2 या 3 पार्टीज एक साथ मिलकर जब कोएलिशन कर लेती हैं, संधि जिसको बोला जाता है, वो हो सकता है। या प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इंडिया में ज़्यादा ही माना जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास में अटूट शक्तियाँ हैं। अब प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही देखें तो व्हेन ए सिंगल पार्टी एंजॉय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन लोकसभा, तो कौन कर रहा है इस समय पे, मोदी जी कर रहे हैं। द डिसीजन ऑफ दैट पीएम आर एक्सेप्टेड बाय द कैबिनेट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो ये है। अब हम एडवांटेज देखते हैं तो डिसीजन मेकिंग इससे फास्टर हो जाती है। पीएम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैन ऑल्सो गिव राइज टू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जैसे कि किचन कैबिनेट, ये यूएस में भी है, ब्रिटेन में भी है, इंडिया में भी है। अब ये क्या है, देखो अभी तक हमने कैबिनेट पढ़ा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा। अब कैबिनेट से भी छोटी एक बॉडी है जिसमें सिर्फ 4-5 लोग ही आ सकते हैं, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि मिनिस्टर्स ही हो, उसमें हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की स्पाउस हो, उनकी वाइफ हो, उनका कोई फ्रेंड हो। तो यानी कि एक ऐसा इंसान जो एक्चुअली में पॉलिटी में नहीं था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में नहीं था, वो भी इसमें हो सकता है। एंड ये माना जाता है कि किचन कैबिनेट क्यों है या इनर कैबिनेट क्यों, कि कैबिनेट के अंदर भी एक कैबिनेट है छोटे, क्योंकि यहीं पर सारे के सारे फैसले पकते हैं। तो पकते जो पकाई वगैरह होती है, खाना वगैरह बनता है, वो कहाँ बनता है, किचन में बनता है। सो ये चीज़ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई है ही नहीं जिक्र, बट ये है तो अभी भी काम करती है। सो ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि एक ही आदमी के हाथ में ज़्यादा पावर है एंड ही इज़ डोमिनेटिंग। तो पीएम डोमिनेट्स ओवर कैबिनेट, यस ये भी होता है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द कैबिनेट डोमिनेट ऑफ द पीएम्स, यानी कि यहाँ पर क्या है कि डिसीजन जो है वो कैबिनेट लेगी और ट्रूली कलेक्टिव होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बोल दिया वही होगा, क्यों, क्योंकि वो किसी भी मिनिस्टर को किसी भी टाइम पे हटा सकते हैं, तो उनके पास में ये शक्ति होती है। देन मेंटेनिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू विच डिसीजन मेकिंग कैन गेट स्लो डाउन, तो ये भी एक चीज़ है। केयर टेकन गवर्नमेंट, अगेन सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था 1971 में दैट ए केयर टेकर गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट आउट ऑफ नेसेसिटी। अब ये क्या है, it comes into existence when the council of minister loses the confidence and when Lok Sabha stand dissolve or PM dies. Role and functions are governed by
conventions. However, in case of national crisis, state taker government can take important policy. तो emergency वगैरह होगी तो उसके पे ये ज़्यादा important हो जाती है. It is the government in interim, यानी कि government in transitional phase, and it lasts till a no government is formed. It comes into existence because Article 74 says President shall have Council of Ministers to advise him. Interim government, it is formed in transitional phase of political history of the government. ये वही सेम चीज़ है बट थोड़ा सा डिफरेंस के साथ. इट इज़ अ फुल फ्लेज गवर्नमेंट टू इंस्टॉल ए पॉपुलर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये वही है कि इनके पास में ज़्यादा पावर होती है और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी जो पावर्स है वो लिमिटेड है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम कर पाएगी. कोएलिशन गवर्नमेंट, 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बना दी. व्हेन सम सेज दैट कोएलिशन गवर्नमेंट जनरेट मोर इंक्लूसिव पॉलिसीज, अदर बिलीव्स दैट कोएलिशन इम्पोज कॉन्स्टेंट ऑन पॉलिसी मेकिंग. इमरजेंसी ऑफ माइनॉरिटी और कोएलिशन गवर्नमेंट वगैरह जो है 1967 में हम देखते हैं इमरजेंसी होती है जब निकलती है. इट रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी एंड हैज़ वोन द हाईएस्ट नंबर ऑफ द सीट्स. अब हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में हमारे लास्ट जो पार्ट है उसको एक बार देखेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू स्टेट एग्जीक्यूटिव. तो अटॉर्नी जनरल यहाँ पर है. तो अटॉर्नी जनरल की बात क्या है, देखो इनको अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, वैसे तो ये इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट लॉ ऑफिस हम इसको मान सकते हैं. देन इस पे बनने के लिए आपको सेम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होनी चाहिए. अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या क्या चाहिए? 10 साल या तो 5 साल के या तो आप हाई कोर्ट के जज रह चुके हो, 10 साल के लिए आप कोई एडवोकेट रह चुके हो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है. एज आपकी मिनिमम कोई डिपेंड नहीं करती बट मैक्सिमम 65 साल से आपको कम ही रहना चाहिए क्योंकि 65 इज़ द लिमिट कि आप उसके बाद में जज नहीं रह सकते हैं. टर्म इनकी कोई फिक्स नहीं होती है यूजुअली, चाहे तो 6 साल भी रह जाए और नहीं तो कुछ नहीं है. प्रेसिडेंट के प्लेजर के हिसाब से ही ये जो है चलते हैं. ग्राउंड इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है? ही कैन रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट किसी भी समय पे. कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया है किन कारणों से आप इसको हटाएंगे. कन्वेंशन ये है, देखो कन्वेंशन है, कन्वेंशन अलग चीज़ होती है. कन्वेंशन मतलब कि अब तक ऐसा चलता आ रहा है. तो कन्वेंशन ऐसे है कि ही रिज़ाइन व्हेन द गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन, क्योंकि उन्हीं की एडवाइस पे इनको लगाया गया था. तो अगर लोकसभा से गवर्नमेंट खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये भी रिज़ाइन करते हैं. हालांकि ऐसा लिखा नहीं गया कहीं पे भी बट इट इज़ ऑल्सो kind of working as a convention. He may also quit by submitting his resignation to president. रेमुनरेशन, तो ये क्या है कि पैसे वगैरह सैलरी वगैरह क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स नहीं किया है. ये जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही उनको मिलता है. अटॉर्नी जनरल की कुछ ड्यूटीज़ है, कुछ राइट्स वगैरह वो हम देखेंगे. जैसे कि इनका काम होता है गवर्नमेंट को एडवाइस करने का. परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ ए लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ने जो भी बोल दिया. डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जहाँ पे भी किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह पे इनको अपीयर होने की परमिशन है. और ये सारे के सारे केस लड़ते हैं जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यूनियन जो होती है, वो उसके खिलाफ में कोई केस होता है. अपीयर इन हाई कोर्ट्स इन एनी केस इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड. राइट्स इनको क्या है? राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में जा सकते हैं, बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं बट कैन नॉट वोट. तो वोट नहीं कर सकते हैं, याद रखना. राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. किसी भी कोर्ट में बैठ सकते हैं. इंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो जितनी भी प्रिविलेजेस जो भी एक एमपी को मिले हुए हैं सेम टू सेम इनको भी मिलते हैं. अब इनके अंदर कुछ और नोटेबल फैक्ट्स इनके बारे में. ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स. तो गवर्नमेंट सर्विस की कैटेगरी में इनको नहीं माना जाता है. तो ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो ये सवाल आएगा कि ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते. नहीं कर सकते हैं बट क्रिमिनल नहीं कर सकते. लड़ भी रहे हैं किसी का क्रिमिनल केस तो उससे पहले इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी ज़रूरी है. अटॉर्नी जनरल गिव कंसेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग. तो ये भी चीज़ है कि कंटेम्प्ट कोई कर रहा है, कोई कोर्ट को अगर बेइज्जती कर रहा है, उनको तोड़ रहा है, तो यही क्या करेंगे, बताएंगे कि हाँ ये इस आदमी ने किया है. 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने रूल किया था कि ऑफिस ऑफ एजीआई डज नॉट कम अंडर द आरटीआई एक्ट. तो ज़रूरी नहीं है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपको सब कुछ उनके बारे में बताया जाए. चलो अब लगे लगे स्टेट एग्जीक्यूटिव भी ख़त्म कर ही लेते हैं. तो स्टेट एग्जीक्यूटिव हम पढ़ेंगे आर्टिकल 153 से 167 तक. पार्ट हम देखते हैं, पार्ट 4 के अंदर हम इसको देख पाएंगे. नाउ सबसे पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें हम देखेंगे
4 जन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई वाइस प्रेसिडेंट की सीट नहीं होती है, तो वो ऑफिस हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पर गवर्नर आएंगे, देन चीफ मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एक एक करके पढ़ेंगे। गवर्नर को पहले पढ़ते हैं। तो गवर्नर ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 153 ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनकी बात करता है। अपॉइंटमेंट इनका कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे अंडर वारंट ऑफ हिज हैंड, यानी कि इनके लिए ना कोई इलेक्शन होगा, ना इनको जो है स्टेट के लेजिस्लेचर में वैसे इनकी एग्जीक्यूशन में इनकी जगह तो है, लेकिन ये मतलब ऐसे नहीं है कि इनके कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इनका सीधा अपॉइंटमेंट होता है। क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, और एज जो है वो एक्चुअली में या तो इक्विवेलेंट हो या 35 ईयर्स से ज़्यादा हो। कंडीशन ऑफ ऑफिस, नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ यूनियन लेजिस्लेटर, नॉट होल्ड अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सेम टू सेम है जो प्रेसिडेंट के लिए है, मोस्टली सारी चीज़ें सेम टू सेम है। इमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करती है, नॉट स्टेट लेजिस्लेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यूनियन ही इनको भेज रही है, राइट? तो इसीलिए ऑथ कौन इनका करेगा? तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कौन देख रहे थे? प्रेसिडेंट के कौन देख रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, यहाँ पर हाई कोर्ट के सीजीआई। टर्म इनकी 5 साल की रहती है। ग्राउंड्स इनका रिमूवल कोई बताया नहीं गया है कि किन कारणों से हटाया जाएगा, लेकिन इनको हटाया किसके द्वारा जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। पावर्स की बात करें तो इनके पास भी अलग अलग पावर्स है। जस्ट इनके पास में डिप्लोमेटिक, मिलिट्री पावर्स, जुडिशियल पावर हम देख पाएंगे। ये 2 पावर्स हम नहीं देखेंगे, तो भी एक एक करके देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे इनके नाम पे होंगे, सेम प्रेसिडेंट की तरह। एक्ट एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ये इनके पास में एक एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल चीज़ है, जो कि यहाँ पर इनको एड एंड एडवाइस जो है चीफ मिनिस्टर की, वो मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये इनके डिस्क्रिप्शन पे ही जो भी फैसले लेने वो लेंगे। अपॉइंट सीएम एंड अदर मिनिस्टर, सेम सीएम को ये करेंगे, उनकी एडवाइस पे अदर मिनिस्टर्स को करेंगे। अपॉइंट एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, येस। सीक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, येस। कैन मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट टू इम्पोज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 हमने देखा ही था। नाउ लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो समन्स और प्रोरोगेट द स्टेट लेजिस्लेचर, किसकी एडवाइस पे? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, तो इनके पास में एक्ट बनाने में 4 चीज़ें होती हैं। रिजेक्ट कर दो, अपने पास रख लो, रिटर्न कर दो, परमिशन दे दो, या फिर प्रेसिडेंट के लिए क्या करो? इनके पास में पॉकेट वीटो नहीं है, थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं, तो लेकिन वो वीटो में आ जाता है। तो ऑप्शन क्या है इनके पास में कि विदहोल्ड कर लो, रिजेक्ट कर दो, एक्सेप्ट कर दो, या फिर प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर रिजर्व कर लो। तो प्रेसिडेंट के बाद में फिर हम देखेंगे। नॉमिनेट 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट, तो जो स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि असेंबलीज़ के अंदर में जैसे प्रेसिडेंट 12 मेंबर को राज्यसभा में करें, वैसे ये एक 1/6 जो होते हैं उतने मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस करने की शक्ति इनके पास में भी होती है जब कोई हाउस यहाँ पर ना हो। लेज रिपोर्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पीसीएससी एंड कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। तो देखो सीएजी जो होते हैं ना, वो दोनों की रिपोर्ट बनाते हैं, वो यूनियन की भी बनाते हैं, स्टेट की भी बनाते हैं। अदरवाइज अलग अलग ऑफिस होते हैं अलग अलग, लेकिन ये जब यूनियन की करेंगे तो प्रेसिडेंट करेंगे, और जब यहाँ पर स्टेट की रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ उस स्टेट के गवर्नर इसको प्रेजेंट करते हैं। फिर हम देखते हैं इनके पास फाइनेंशियल पावर है, जैसे कि ये ग्रांट की डिमांड कर सकते हैं। प्रायर रिकमेंडेशन टू मनी बिल, जैसे प्रेसिडेंट को पहले ही परमिशन देनी होती है, वैसे ही इनको मनी बिल के लिए स्टेट में परमिशन देनी होती है। देन कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन, तो ये भी अपना स्टेट का फाइनेंस कमीशन बना सकते हैं। टू नीड अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट भी होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी होता है, जो मिनिस्टर्स के और उनके सभी के क्या करते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह को उठाता है। कंफर्म स्टेट बजट टू बी लेड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर, तो अगेन स्टेट का जो बजट होगा वो गवर्नर ही क्या करेंगे, लेड करेंगे। जुडिशियल इनके पास पावर है, ये प्रेसिडेंट से कंसल्ट कर सकते हैं जब किसी जज को अपॉइंट करने हैं। तो जज कौन से होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह के, हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ही यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। मेक अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। मर्सी पावर इनके पास है, पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन। कैन नॉट पार्डन ए डेथ सेंटेंस, तो डेथ सेंटेंस को कम कर सकते हैं बट उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास सही होता है।
स्पेशल पावर इनके पास में क्या है, देखो स्पेशल पावर इनके पास आर्टिकल 371 से 370 तक है, जिसमें ये नागालैंड, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ होते हैं तो इनके पास स्पेशल पावर्स है कि इन सभी स्टेट के लिए मिनिस्टर ऑफ ट्राइब का भी ये इंतज़ाम करवाएं। डिस्क्रिशनरी इनके अंदर फंक्शंस होते हैं जो इनको बिना किसी की मर्जी के अपने आप अपनी इच्छा से करने होते हैं, जैसे कि इनके पास में कैन गिव और विदहोल्ड एसेंट टू बिल्स, रिटर्न बिल फॉर रिकंस्ट्रक्शन, तो ये इनकी खुद की पावर है। एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन इशू ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगेन प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो इनको इन पे जरूरी नहीं है गवर्नमेंट की बात माने। यूज डिस्क्रिशन वाइल एक्सरसाइजिंग द फंक्शंस एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए यूटी, तो जब किसी यूटी में ये है अगेन इनकी खुद की पावर वहाँ पर आ जाती है। इसमें कुछ इश्यूज हैं ऑफिस को लेकर, वो क्या क्या है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी क्राइटेरिया, अल्टीमेटली डिसोल्यूशन, तो इनकी जो देखो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है ना, जो कि कैसे किसको बनाना है, उसकी लैकनेस है। पॉलिटिकल रिजाइन बिहाइंड साइटेड डिसोल्यूशन, अब ये क्या करते हैं ना कि मान लो कोई प्रेसिडेंट रूल लगवाना था, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि गवर्नर पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया उनको ना देके पहले डिसोल्व कर देते हैं, और क्योंकि ये सेंटर के द्वारा रूलिंग पार्टी इनको बना के भेज रही है, वहाँ पे लगा रही है, तो उनके नुमाइंदों की तरह काम करते हैं। ऑल्दो हिज ऑफिस नोट कम्स अंडर द सेंटर, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला हुआ है। देन मिसिंग पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, जो कि होनी ही चाहिए गवर्नर के ऑफिस में, तो वो नहीं पाई जाती है। पंछी कमीशन जो बनाया गया था इससे रिलेटेड, तो वो जो कि स्टेट रिलेशन से हमने देखा था, सेंटर और स्टेट रिलेशन से था, सरकार या कमीशन के बाद ये बनता है। ये कहता है गवर्नर शुड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इन केस ऑफ हंग असेंबली, तो हंग असेंबली क्या है कि जब किसी के पास में क्लियर मेजोरिटी ना हो तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगवाने की बजाय उनको कोशिश करनी चाहिए कि हंग असेंबली बन गई है कि कोई कोलिशन की गवर्नमेंट बना दो या लीडर वो खुद से ही चूज़ कर दे, ये उनके पास में हो सकता है। एसआर बोमाई केस होता है 1994 में, जो कि फ्लोर टेस्ट की बात कहता है कि अगर आपको मेजोरिटी चेक करनी है तो ऐसे ही बिना माने आप उसको फ्लोर टेस्ट, यानी कि वहाँ पर टेस्ट ले लो ना, लोगों से पूछ ही लो कितने लोग यहाँ पर साथ है कितने लोग नहीं हैं। देन रामेश्वर प्रसाद केस 2006 में बोलता है गवर्नर कैन नॉट शट आउट पोस्ट पोल अलायंसेज, तो ऐसा नहीं है कि वो मान लो यहाँ पे अलायंसेज हो गई हैं तो उसको बंद कर दे, 2006 में ये भी आया था। अब हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर को। नाउ सबसे पहले तो देखो चीफ मिनिस्टर जो है वो आर्टिकल 164 में हमें पता चलते हैं अपॉइंटमेंट उनकी गवर्नर कर रहे हैं, सैलरी उनकी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिटरमाइन है, ओथ उनकी गवर्नर ही लेते हैं, टर्म उनकी फिक्स नहीं है। हाँ देखो इनकी जो स्टेट लेजिस्लेचर की टर्म फिक्स होती है जो कि हम देखते हैं 5 साल, बट वो डिसॉल्व हो सकती है ना, तो गवर्नर की, प्राइम मिनिस्टर, इन सभी की किसी की भी टर्म यहाँ पर फिक्स नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। रिमूवल देखो रिज़ाइन करना है तो गवर्नर करेंगे, एंड कैन नॉट डिसमिस एज लॉन्ग एज एंजॉय मेजोरिटी, तो जब तक मेजोरिटी है तब तक हटाए नहीं जा सकते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट ये होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव भी ये होते हैं स्टेट में। अब गवर्नर के हिसाब से देखें तो इनके कुछ पावर्स हैं, जैसे ही इनको डिसीजन जो भी होते हैं अपने कैबिनेट के द्वारा लिए गए वो उनको गवर्नर को बताने होंगे। एडवाइस गवर्नर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी एडवोकेट जनरल, एसपीएससी, स्टेट पीसीएससी या स्टेट इलेक्शन कमीशंस। नाउ इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर, एडवाइस गवर्नर फॉर समनिंग एंड प्रोरोगिंग द सेशन, सेम टू सेम। अगर आपने अच्छे से प्रेसिडेंट को समझ लिया तो गवर्नर समझना बहुत आसान है, अगर आपने अच्छे से प्राइम मिनिस्टर को समझ लिया तो चीफ मिनिस्टर समझना बहुत आसान है। रिकमेंड गवर्नर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ ए असेंबली, ये भी रिकमेंडेशन करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखें तो हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, अलोकेट करते हैं पोर्टफोलियो वगैरह, प्रिसाइड मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन केस ऑफ डिफरेंस, सीएम एडवाइज द गवर्नर कि हमें कोई जो मिनिस्टर है उसको हटा देना, तो ये भी कर सकते हैं। देन इनके कुछ पावर्स हैं एज अ फंक्शन ऑफ चेयरमैन है ये स्टेट प्लानिंग बोर्ड के, तो वो हमने देखा उधर कौन थे, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। वाइस चेयरमैन होते हैं ये जोनल काउंसिल के, तो हमने देखा कि जोनल काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, अगेन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देन मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, इसके चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। एक्ट एज द क्राइसिस मैनेजर एंड पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ इनके पास में है। देन हम देखेंगे कि इसके रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो क्या है। आर्टिकल 163 बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ टू एड एंड एडवाइज गवर्नर। आर्टिकल 164 बोल रहा है
जो सीएम होंगे शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ सीएम. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर collective responsible to state legislative assembly. A minister not a member of state legislature for period of 6 consecutive months shall be ceased to be minister. अगेन वही है कि स्टेट में भी आप मिनिस्टर पहले बन सकते हो, 6 महीनों के अंदर अंदर आपको फिर एमएलए बनना पड़ेगा. सैलरीज एंड अलाउंसेस भी यहीं पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसाइड करेगी मिलके. आर्टिकल 177 बोलता है एवरी मिनिस्टर हैव राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग बट नॉट इंटाइटल्ड टू वोट. तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें आप वोट भी कर पाओगे कमेटी वगैरह में, वो नहीं है. अब हम देखते हैं एडवोकेट जनरल को. तो एडवोकेट जनरल को देखते हैं तो देखो अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करेगा. क्वालिफिकेशन इनकी सेम होगी जज ऑफ द हाई कोर्ट के. रेजिग्नेशन गवर्नर को कर सकते हैं. रिमूव कौन करेगा, डज नॉट पर्टेन. ऐसा कोई प्रोसीजर वगैरह इसमें नहीं बताया गया है कि रिमूव कैसे होंगे. वैसे रिमूव रेजिग्नेशन गवर्नर से करेंगे, मेजोरिटी को दी तो भी गवर्नर रिमूव कर देंगे. टर्म को इनकी फिक्स है नहीं. एडवोकेट जनरल की भी यहाँ पर हम बात करें, ठीक है ना, तो याद रखना है. ऑलमोस्ट सेम सेम आपको दिखेगा. आर्टिकल 177 बोलता है राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस. तो कर सकते हैं बट कैन नॉट वोट, याद रखना है. एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर. तो स्टेट का सबसे हाईएस्ट लीगल हम ये देखते हैं. अब हम करते हैं क्वेश्चंस. ऑलमोस्ट आसान मैंने आपको बता दिया क्योंकि कंपेयर करके पढ़ा है तो इजीली समझ में आया होगा. तो कहता है 2022 का सवाल है कौन सा करेक्ट है. कहता है ए बिल अमेंडिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये तो नहीं है. अब 1 नहीं है तो तीनों कट गए हैं. 2-3 को एक बार पढ़ लेते हैं. व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हर एसेंट. यस, ये किसने किया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने किया था. देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा विद अ स्पेशल मेजोरिटी. और यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटी का और यही एक क्रिटिसिज्म मैंने पढ़ा था. तो यस, आंसर शुड बी बी. 2022 का ही सवाल है, फिर से करेक्ट आंसर पूछ रहा है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स. कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, देखो ना कैबिनेट था ना मिनिस्टर था, तो ये तो क्लासिफिकेशन तो नहीं ही है. तो ए तो नहीं होगा ना, 1 नहीं होगा, बोथ नहीं होगा. द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल. यस, 2 ओनली. देखो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया है कि ये होंगे, हमने खुद से देख लिया है कि हाँ ये हो सकते हैं. तो ये चीज़ याद रखनी है. फिर से करेक्ट है. 2022 का सवाल है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट विच हु आर पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो ऐसा नहीं है, सीएजी वगैरह भी जो है वो पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं ही है. तो ये नहीं है. और अटॉर्नी जनरल देखो सोलिसिटर जनरल वगैरह भी होते हैं बट ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं दिए गए हैं, राइट. तो केवल और केवल अटॉर्नी जनरल को ही हम देख पाते हैं. तो ये हट गया. अब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट्स हिम रिजाइन. हाँ ये ठीक बात है, बिल्कुल यही पढ़ा था ना हमने कि कन्वेंशन है बट अगर गलत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है तो नीदर. तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, कन्वेंशन है, खुद से माना गया है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2018 का. द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. हाँ ठीक बात है, स्टेट टू स्टेट से वैल्यू कर सकती है. पॉपुलेशन अलग है, फिर नंबर ऑफ एमएलए अलग है, तो वैल्यू क्या होगी, अलग अलग आएगी. द वैल्यू ऑफ vote of MPs of Lok Sabha is more than the total of vote of MPs of the Rajya Sabha. तो ये क्या बोल रहा है कि MPs की जो वोट होगी वो राज्यसभा के MP से ज़्यादा होगी. तो ये भी ठीक लग रहा है. क्यों, क्योंकि लोकसभा में जो मेंबर है वो ज़्यादा है और फिर हम देखते हैं कि टोटल जो होंगे उनको डिवाइड करके यहाँ पर रखा जाता है. वैसे आई गेस इनको जॉइंट करके ही ये निकाला जाता है. तो आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट द सेकेंड स्टेटमेंट बट हमें ये पता है कि 1 तो यहाँ पर क्या है, ठीक है. देन अगर कॉमन सेंस लगाए तो फिर ये हो भी सकता है टू बी. कल मैं आपको इसको भी करवाती हूँ. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन करेक्ट. फिर से पूछ रहा 2015 का सवाल है. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर. एग्जीक्यूटिव पावर, हाँ ठीक है. द प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड. नो 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 नो, सिविल सर्विस बोर्ड के ये एक्स जो नहीं होते हैं, नहीं ये नहीं होता है. सो ओनली ए. फिर हम देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन आर करेक्ट. 2014 का सवाल है द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजिशन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन अमंग मिनिस्टर. यस, कर सकते हैं. ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन शैल बी एक्सप्रेस्ड. प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ पे कौन होगा, प्रेसिडेंट. तो ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 1 ठीक होगा.
फिर हम देखते हैं 2014 का सवाल आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शंस क्या क्या? प्रिपेयर द एजेंडा ऑफ कैबिनेट मीटिंग, हाँ। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट टू कैबिनेट कमेटी, एक्चुअली प्रिपेयर द एजेंडा ये कौन करता है? ये तो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, तो ये तो नहीं होगा, 1 नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या है, और 2 और 3 हम देखेंगे। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? अगेन दोबारा 2023 का क्वेश्चन है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक बात है। द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेज, ठीक बात है ये भी, लेकिन ये अपॉइंटमेंट एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, बट लैंग्वेज यही होती है, प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट प्रेजिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन, तो ये भी ठीक है। करेक्ट पूछ रहा है, 2018 का सवाल है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग, यस। देखो क्रिमिनल नहीं हो सकती है, सिविल हो सकती है, और वो भी कब होगी? जब 2 महीने का नोटिस आप दोगे, और ये प्रेसिडेंट के लिए भी लागू हो, और ये पर्सनल एक्ट पे भी है, सिर्फ ड्यूटी पे नहीं। द एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिमिन्स्ड ड्यूरिंग, ये भी ठीक है, तो दोनों ही ठीक है बहुत। 2015 का सवाल है, और यहाँ पर बात कर रहा है करेक्ट की। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर, नो 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 नो। ये कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक्चुअली में बड़ी हो सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली के आधे की, तो ऐसा नहीं होता है, मतलब ये कम ही होना चाहिए इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल से। द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, तो नॉमिनेट गवर्नर करेंगे? नहीं, वो भी नहीं करते हैं, तो नॉर्मल जैसा यहाँ पे होता है वैसे वो खुद ब खुद अपने हाउस से निकाल लेते हैं, तो डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू गवर्नर ऑफ स्टेट? सेंडिंग ए रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इम्पोज, यस। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, हाँ वैसे है उनकी खुद की पावर, बट फिर उनको वही है कि एडवाइस पे किस पे करना पड़ेगा? सीएम पे करना पड़ेगा, तो वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा से कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। सो 2 2 2 3, हम 4th देख लेते हैं। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो अगेन ये फिर से वही है कि डिक्शनरी नहीं, उनको मानने पड़ेगा। रिजर्विंग सर्टेन बिल स्टेट लेजिस्लेटिव फॉर, हाँ देखो ये दोनों ही ठीक है, तो 1 और 3 यहाँ पे क्या होगा? आंसर होगा। चलिए जी, यहीं पे होता है ख़त्म। कल से पार्लियामेंट पढ़ेंगे। आई होप मज़ा आया होगा समझ के, कुछ बहुत सारे कंसेप्ट आसान हुए होंगे। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, PYQs वगैरह ऐसे ही सोल्व करते रहो, खुद से पढ़ो और जाके रिवाइज़ करो, ठीक है। ऐसा सिर्फ ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा कि आपने सिर्फ लेक्चर देख लिया, तो दिन बहुत कम बचे हुए हैं, तो